नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रति चुंबकीय पदार्थ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रति चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर देखेंगे। उसके पश्चात प्रति चुंबकत्व की व्याख्या यहां पर करेंगे। प्रति चुंबकीय पदार्थों के गुण यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के अपने आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करने वाले हैं। देखिए, छोटी क्लासों में हमने अलग अलग तरीके से पदार्थों का वर्गीकरण किया है। पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया था, और वो आपको याद होगा, छोटी क्लासों में आपने देखा होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। आजकल ये जो अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाएं चलती है। इसमें चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। वैसे मेनली जो अवस्थाएं हैं वो 3 ही होती है। तो पदार्थों को हम अवस्था के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते आए हैं। इसी प्रकार से देखिए, चालकता के आधार पर हम पदार्थों को फिर से 3 भागों में डिवाइड करते आए हैं। चालक, कुचालक। देखिए, उसमें चालकता के आधार पर तो 2 ही प्रकार होते हैं, उसमें चालक, उसमें कुचालक। और विद्युत चालकता के आधार पर चालक, कुचालक और एक तीसरा पार्ट और जोड़ा जाता है, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर। ये सब कुछ हमने छोटी क्लासों में देखा है, आपने पढ़ा होगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, चुंबकत्व के आधार पर कि हमारे पास में कोई पदार्थ है, उनके चुंबकीय गुण भिन्न भिन्न है, उनके चुंबकीय गुणों में अंतर है, और उन्हीं अंतर के आधार पर हमने पदार्थों को विभाजित किया है, उसका वर्गीकरण किया है। देखिए, वर्गीकरण करने वाले माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया, 3 भागों में वर्गीकरण किया। कौन कौन से भाग हैं देखें, इनको यहां से मैं हटा देता हूं एक बार, फिर देखें। चुंबकत्व के आधार पर, किसके आधार पर? चुंबकीय गुणों के आधार पर या चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को आधार पर माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक रहे हैं। इनके बारे में हम फैराडे के नियम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाले जो चैप्टर होंगे उनमें पढ़ने वाले हैं। तो माइकल फैराडे ने 3 भागों में वर्गीकरण किया। 3 भागों में वर्गीकरण किया। कितने भागों में वर्गीकरण किया? 3 भागों में वर्गीकरण किया। इनको 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो देखिए, 3 भाग कौन कौन से हैं? कई बुक्स में आपको 5 भाग भी मिल जाएंगे, बट एक्चुअल में जो भाग हैं वो 3 ही हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो भाग है वो हमारे पास में है प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ, इन्हें हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो प्रकार है
वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है, वो है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और आज की इस वीडियो में हम प्रति चुंबकीय पदार्थों के बारे में डिटेल से अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। ओके, यही टॉपिक रहेगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहेंगे किसे? कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हो, तो उनको तो हम कहेंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से जो प्रतिकर्षित हो जाए, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से थोड़े से आकर्षित होते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रबलता से आकर्षित होते हैं, तो उनको हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये तो इनके तीन भाग हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल ये वाला पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये, और लास्ट वीडियो में लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, डेफिनेशन क्या है इनकी? अभी मैंने जो बताया कि ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाए, क्षेत्र से क्या हो जाए, प्रतिकर्षित हो जाए, तो उन पदार्थों को हम प्रति चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, हमारे पास में कोई लिक्विड है जिसे हमने यू शेप की नलिका के अंदर भरा है। हमारे पास में क्या है, कोई लिक्विड है और उसको हमने यू शेप की नलिका के अंदर भर दिया है। ओके, इस तरीके से हमने उसको भरा है। अब इस नलिका के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इस नलिका के ऊपर आरोपित कर रहे हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। क्या लगा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगाया जा रहा है N, और इधर ये हमने लगा दिया S। इसके एक वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से के ऊपर ही लगा रहे हैं, इस यू आकार की इस वाली भुजा के ऊपर ही लगा रहे हैं। ओके, जैसे ही इसके ऊपर लगाते हैं, और यदि इसमें भरा हुआ जो पदार्थ है ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्रति चुंबकीय पदार्थ, तो ये यहां से इससे प्रतिकर्षित होगा, इस वाले भाग से इसका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण के पश्चात ये यहां से प्रतिकर्षित हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, यहां से दूर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होकर इधर ऊपर चढ़ जाएगा। देखो, इसको आपको समझना होगा। ये यहां तक भरा हुआ था, प्रतिकर्षित होकर ये नीचे बैठ गया, ये यहां पर ऊपर तक चढ़ गया है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, समझ आ गया होगा? ठीक है, अब देखें, तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी। तो मैं आपके सामने रख देता हूं ये वाली परिभाषा कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हो, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हो प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ओके, ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से इस डायग्राम को हटा देता हूं, मैं एक परिभाषा आपके सामने और रखने जा रहा हूं। क्या है परिभाषा? अब हम लेंगे असमान चुंबकीय क्षेत्र, और असमान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम रखने जा रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। तो वो जो असमान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जैसे ही हम रखेंगे तो ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र से, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन ले, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर चला जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। चलिए देखें कि हमारे पास में ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये हमारे पास में दूसरा मैग्नेट है, और यहां पर हमने ये कोई पात्र ले लिया, और इस पात्र के ऊपर देखो, ध्यान देंगे आप लोग, इस पात्र के ऊपर हमने यहां पर कोई मैटर भरा है, यहां पर हमने क्या है, किसी पदार्थ को रखा है, और ये जो पदार्थ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही है। क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये पात्र के अंदर इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, इस पात्र को उठाकर चुंबक के सिरों पर रख दिया। ये काफी दूर है, एक सिरा यहां पर है, उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रख दिया है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने कि होता क्या है कि चुंबकीय सिरों के पास में, चुंबकीय सिरों के पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। जो चुंबक के सिरे होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल। तो यहां पर है उच्च चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर क्या है? उच्च चुंबकीय क्षेत्र, उच्च चुंबकीय क्षेत्र, और यहां पर भी उच्च चुंबकीय क्षेत्र है। ये वाला जो जगह है बीच में, जो इन दोनों के बीच में, इस चुंबक और इस चुंबक के बीच में जो ज्यादा गैप है, वहां पर है निम्न चुंबकीय क्षेत्र, निम्न चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब जैसे ही इसको हम रखेंगे होगा क्या, वो आपको समझना है यहां पर, कि जैसे इसको हम रखेंगे यहां से ये वाला जो पदार्थ है, पात्र तो ऐसा ही है, ये जो पदार्थ हमने लिया था वो यहां पर बीच में इकट्ठा हो जाएगा। क्या होगा? निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा। इसे आपको समझना है। ये हमारी दूसरी परिभाषा है कि यदि हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? असमान चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दें तो वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ है यहां पर भी। आपको यह समझ में आ गया होगा। तो क्या है अगले डेफिनेशन, क्या है इसकी, कि वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उच्च चुंबकीय क्षेत्र से, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर, क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएं, विस्थापित हो जाएं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों की कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखेंगे। तो देखिए उदाहरण में
एग्जाम्पल देखें कि ये कॉपर हमारे पास में है, बिस्मिथ है, जिंक है, मरकरी है, जल है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। मैं देखिए आपको थोड़ा सा बताता हूं, जादूगर कई बार इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ वाले गुण को काम में लेते हुए जादू दिखाता है। क्या करता है कि वो एक शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करता है। ये विद्यार्थी नल है। क्या है? नल है। इसमें से पानी आएगा, यहां से पानी गिर रहा होता है। यहां से क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। हम ये जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पानी इस तरीके से गिरता है, आप भी जानते होंगे, गिरता है। अब जादूगर क्या करता है, एक मैग्नेट लेता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, और उसको अपने अंगुली से सटाकर रखता है। ऐसे, ये जैसे मेरा पेन है वैसे वो काले कपड़े पहनकर रखता है, आप जानते भी होंगे, ग्लव्स रखता है। उस ग्लव्स के अंदर एक शक्तिशाली चुंबक को छुपाकर रखता है, और वो जैसे ही इस अंगुली को इसके पास में लेकर जाता है, क्योंकि जल है और जल एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये जो धार है, जो पानी की धार इधर ऐसे गिर रही थी, वो इससे दूर चली जाती है, प्रतिकर्षित हो जाती है। ये धार इससे क्या हो जाएगी? इससे दूर चली जाएगी। उसकी अंगुली यहां पर है, उसकी अंगुली यहां पर है, वो अपनी अंगुली को यहां पर लेकर आएगा, तो ये वाली जो धार आप देख रहे हैं पानी की, वो यहां से इस तरीके से गिरने लगती है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जल है, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र से यहां क्या छुपा कर रखी है इसने? एक चुंबक छुपा कर रखी हुई है, और ये शक्तिशाली चुंबक है, अंगुली के पीछे छुपा कर रखी हुई है। इस वजह से ये पानी है, उसकी धार दूर चली जाती है, और हमें लगता है ये कोई जादू हो रहा है। एक्चुअल में ये प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है, उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है? प्रतिचुंबकत्व का कारण, प्रतिचुंबकत्व का कारण हमारे पास में है, इन पदार्थों के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं? युग्मित, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, युग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही प्रतिचुंबकत्व का गुण क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। अब देखिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में पाए जाएंगे अणु के अंदर, या आप ले सकते हैं परमाणु, क्योंकि इसमें कुछ परमाणु भी होंगे। परमाणु या अणु में दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है या पाया जाता है। ओके, अब देखो क्या होता है, पाया जाता है तो प्रतिचुंबकीय गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले तो मैं लेता हूं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, कि हमने बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगा रखा, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है, मैं यहां पर एक परमाणु लेकर चलूंगा कि ये हमारे पास में एक परमाणु है, और उस परमाणु का नाभिक है। परमाणु का क्या है? नाभिक। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और
वो जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये मैंने एक ही जगह पर होते हैं, एक ही जगह पर होते, दो लाइनें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। मैंने ये दोनों लाइनें जानबूझकर क्रिएट की है। ये एक ही जगह पर एक ही कक्षक के अंदर मौजूद होते हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ऐसे घूमते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से चक्कर लगा रहा होता है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ओके, अब ऐसा करने से इनसे होता क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, इसी चैप्टर में हमने और पिछले चैप्टर में भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हमने स्मॉल m से लिखा है। धारावाही पास के लिए, कि जैसे हमारे पास में ये कोई धारावाही लूप है और इस लूप में से धारा बह रही है I, लूप का क्षेत्रफल है A, इसमें फेरों की संख्या है N। फेरों की संख्या कितनी है? N इसमें फेरे हैं, तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर हो जाएगा NiA। NiA। ओके, अब यहां पर भी ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके द्वारा भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और वो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो इधर क्रिएट हो रहा है M1, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के कारण से वो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है M2 अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है, धारा देखो, इधर तो धारा बह रही है, ऐसे धारा बह रही है, तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होगी। इस M की डायरेक्शन किधर होगी? मेरी अंगुलियों को रखना है धारा की डायरेक्शन में, अंगूठा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन को शो करेगा। इसमें इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी धारा बहेगी, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी धारा बहेगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक लूप का निर्माण करते हैं, धारावाही लूप का निर्माण करते हैं, तो इनकी वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। और एक की वजह से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इधर, तो दूसरे के कारण से उसके विपरीत दिशा में। दोनों का क्षेत्रफल समान है। देखो, दोनों के अंदर n का मान 1 है, I दोनों के लिए समान है, A दोनों के लिए समान है, तो M1 और M2 का मान समान होता है। यहां पर M1 और M2 दोनों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। दोनों का परिमाण क्या होगा? समान। कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुल चुंबकीय, एक्चुअल में इनको स्मॉल m से लिखना चाहिए था, क्योंकि हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिख रहे हैं? स्मॉल m से ही लिख रहे हैं। ये M1 है और ये M2 है, और कुल चुंबकीय द्विध्रुव, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? M बराबर M1 माइनस में M2, और इस M का मान हो जाएगा 0। कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ये जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया जाता तो प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, वो एक साधारण पदार्थ की भांति कार्य करता है। अब इसको हम रख देते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। इसे हम कहां रख दें? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इसको जैसे ही रखेंगे, ये हमारे पास में इसका नाभिक है, और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक और इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन है, और वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चक्कर लगा रहा है। उसका पथ मैंने देखो अब की बार थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, थोड़ा और बड़ा दिखा देते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है उसके पीछे का रीजन भी समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब की बार हमने क्या कर दिया है, यहां पर इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है। क्या लगा दिया?
इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। इस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र हमने अप्लाई कर दिया है। एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट कर दिया है। तो क्या होता है इसमें, यहां पर जो चक्कर लगा रहे, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस डायरेक्शन में घूमता है तो दूसरा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही अप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर एक बल लगेगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखो एक के ऊपर बल लगेगा तो उसके कारण से जो उसका पथ है वो छोटा हो जाएगा। एक के ऊपर तो बल ऐसे लगेगा F इधर, और एक के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर बल लगेगा दूर की ओर, उसके लगेगा दूर की ओर। तो इसकी वजह से देखो इनका जो माध्य पथ होता है वो ये था, ये जो मैंने येलो कलर में डॉटेड लाइन दिखाई है, दोनों का माध्य पथ था ये। लेकिन जैसे ही इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो एक तो क्या होता है, अंदर की ओर बल फील करता है जिसके कारण से इसका पथ छोटा हो जाता है, एक बाहर की ओर बल फील करता है जिसके कारण से इसका पथ बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पथ छोटे बड़े होंगे तो इनके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, इनकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस एक लूप के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वो है M1, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में। दूसरे की वजह से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको मैं लिख रहा हूं M2 से। यहां पर आप देखेंगे कि M1 है वो छोटा है और M2 बड़ा है, M1 छोटा है और M2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो है A1 और इसका जो क्षेत्रफल है वो है A2। A2 बड़ा है A1 से, इस वजह से क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है NIA। दोनों की वजह से ये सेम है, ये सेम है, A में अंतर आ गया, A2 बड़ा और A1 छोटा, तो M2 बड़ा M1 छोटा हो जाएगा। तो कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम स्मॉल m से पुट करते हैं, ये देखिए M2 बड़ा होगा और M1 छोटा होगा, ठीक है। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दर, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसकी विपरीत दिशा में क्रिएट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं या उससे प्रतिकर्षित होते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो ये तो थी प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या, प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न होने का कारण, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन युग्मित इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे की विपरीत दिशा में, और एक का मान बढ़ जाता है एक का मान घट जाता है, इस कारण से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। पहला ही गुण देखें, कुछ गुण है, उसमें पहला गुण क्या है कि ये क्या करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ये प्रतिकर्षित होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको यू शेप की नली से बताया है, प्रतिकर्षित होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारे पास में यू शेप की नलिका है,
कैसी नलिका है? यू शेप की। इसके अंदर यदि आप प्रति चुंबकीय पदार्थ भर दें और उसके एक सिरे के ऊपर यदि हम क्या लगा दें, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दें, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ है वो इस तरीके से एक सिरे से प्रतिकर्षित होकर दूसरे सिरे पर काफी ऊपर तक चढ़ जाता है, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? असमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए? असमान होना चाहिए। जो इसकी डेफिनेशन है वही बता रहा हूं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में उच्च से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। उच्च से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाते हैं। ओके, उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएंगे। और उसके लिए हमने इस तरीके से, जैसे हमारे पास में ये कोई दो मैग्नेट हैं, दूर हैं काफी, एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, और यहां पर ये इकट्ठे हो जाएंगे। प्रति चुंबकीय पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, ये भी क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ ही है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती। इनमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है, इनमें से पारित नहीं होती है। चलिए, ये हमारे पास में एक प्रति चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ है। इसको हम, जैसे ये मैंने कलर से भर दिया है, अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। मैग्नेटिक लाइंस हैं वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इसमें से बाहर निकलेगी, ऐसे। ठीक है, और यहां से इस तरीके से ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस है वो उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर प्रवेश करती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ में से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा होकर नहीं गुजरती। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना। यदि एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती तो इसका मतलब इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, जिसको हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 0 होगी। कितनी होगी? 0, 0 होगी। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है, देखें, हम एक रिलेशन जानते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो काई एम बराबर अपने पास में क्या आ गया? म्यू आर माइनस 1। और प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या हो जाएगा?
प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो म्यू आर है वो 0, तो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो -1 के बराबर होगी। चुंबकीय प्रवृत्ति है वो किसके इक्वल होगी? -1 के तुल्य होगी। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण में एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। अतिचालक पदार्थ, अतिचालक पदार्थ, अतिचालक जो पदार्थ होते हैं ये पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः 100% प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्या होंगे? पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, अतिचालक, सुपर कंडक्टर कहते किसे हैं? इनकी डेफिनेशन क्या है? तो वे पदार्थ जिनकी चालकता अनंत हो, वे पदार्थ जिनकी चालकता क्या हो? जिनकी चालकता अनंत हो। चालकता कितनी हो? अनंत। या प्रतिरोधकता 0 हो, जिनकी प्रतिरोधकता कितनी हो? 0 हो। तो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अनंत हो या प्रतिरोधकता या जो प्रतिरोध है वो शून्य हो, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। और बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर जो पदार्थ, अपने ही नॉर्मल पदार्थ, जैसे एल्यूमिनियम की बात करूं तो 4 केल्विन पर बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर जो एल्यूमिनियम है वो अतिचालक की भांति काम करने लग जाता है। तो अति न्यून ताप पर पदार्थ हैं वो अतिचालक की भांति काम करने लग जाते हैं। और सारे के सारे जो अतिचालक पदार्थ होते हैं वो पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिनकी चालकता अनंत होती है, प्रतिरोधकता 0 होती है। पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होने का मतलब है अतिचालक पदार्थों के लिए म्यू आर बराबर 0 और काई एम बराबर -1। काई एम का मान माइनस में आ रहा है, इट मीन्स ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये चुंबकित होते हैं। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ गुण जो कि हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में जो हमने जानकारी आपके सामने रखी है वो आपको समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।